हे एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए क्लास को कर दें शुरू। सो फर्स्ट वी विल डू आवर वोकैबुलरी एंड देन वी विल रीड आवर आर्टिकल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेसी का मतलब होता है आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, आप बहुत हाई क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं, बट इन रियल जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो सब चीज़ें बस कहने की हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि हमें देरी से नहीं आना चाहिए, हमें टाइम की कीमत को समझना चाहिए, और फिर आप खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप हमेशा लेट से आते हैं। ईमानदारी के ऊपर में आप ज्ञान दे रहे हैं और फिर आप ही के काले चिट्ठे खुल के आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये हिपोक्रेसी है। मीन्स हम अच्छे अच्छे गुणों का बात कर रहे हैं, बट इन रियल हम वो गुण, वो चीज़ें, वो क्वालिटी हम सेल्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं। So the behavior of pretending to have moral standards, beliefs or principles that one does not actually follow. So the behavior of pretending, इसका ये आपको मीनिंग याद रखना है। hypocrisy means the behavior of pretending. You are like pretending you have some very high moral standards. आपके बहुत high moral standards हैं, आप बहुत ethical हैं, बहुत principle वाले इंसान हैं, बट एक्चुअली में जब रियलिटी की चेक करें तो फिर आप वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इनसिंसियरिटी का मतलब क्या हुआ? यू आर सेइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, सो दिस इज योर, यू आर नॉट सिंसियर ना। आप जो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रिटेंस है, सिर्फ एक दिखावा है, ये डुप्लिसिटी है। सो हिपोक्रेसी का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू से समथिंग एल्स एंड यू डू समथिंग एल्स। मतलब आप बिहेव करते हैं कि आप बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, आपके एथिक्स बहुत हाई हैं, लेकिन इन रियल में आप उसके जस्ट ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अ लीडर टॉक्स अबाउट ऑनेस्टी बट एक्ट्स डिसऑनेस्टली। तो ये हिपोक्रेसी हो गई ना, कि आप हमें ईमानदारी पे ज्ञान दे रहे हैं और खुद आप ईमानदार नहीं हैं। तो ये किस प्रकार का, ये क्या बोलेंगे, दोहरा व्यवहार है जो कि सही नहीं है। ओके, someone criticizes other for being late but arrives late themselves। मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई हमेशा तुम लेट आते हो, देरी से आते हो, और वो खुद इंसान देरी से आता है। सो ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये आप कह कुछ और रहे हैं, आप शो कर रहे हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए, टाइम से आना चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। इन रियल आप खुद लेट से आ रहे हैं। सो ये क्या है? ये हिपोक्रेसी है। डन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा? एग्जैजरेटिंग। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एग्जैजरेट करना मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे तिल का तार बना दिया आपने, छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया। सो मेकिंग समथिंग बिग सीम बिगर, बेटर, वर्स और मोर इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज़। तो आप उस चीज़ को जितनी वो थी उससे कई गुना बड़ी आपने उसकी इंटेंसिटी बना दी, उसको बहुत बड़ा बना दिया। एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत मेरे को चोट लग गई, पता नहीं क्या क्या ड्रामा क्रिएट कर दिया। या वो छोटा सा, आपको आपके बॉस ने आपकी छोटी सी तारीफ कर दी लेकिन आप दिखा रहे हैं कि बस आज कंपनी के सीईओ आप ही तो बनने वाले थे, है ना। या उसको आप बहुत वध से बदतर दिखा दे रहे हैं, मतलब उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं। ओवर स्टेटिंग मतलब वही से उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हम उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, है ना। ओवर स्ट्रेचिंग, ये एक ही साथ है, STRETCHING, ये एक साथ है। ओवर स्ट्रेचिंग द ट्रुथ मतलब आप जो बात है, रियलिटी है, उसको ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं। सो ही इज़ एग्जैजरेटिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम, की वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को ना एग्जैजरेट कर रहा है। मीन्स मुझे याद है जब हम लोग का एग्ज़ाम था बोर्ड का 12th क्लास का, तो मैथ्स का एग्ज़ाम इन रियल बहुत टफ हुआ था हमारा। वो कोई एग्जैजरेशन नहीं है, वो इन रियल में बहुत बहुत टफ था। केमिस्ट्री का पेपर एकदम केक वॉक था, बहुत आसान था, लेकिन मैथ्स का पेपर सच्ची बहुत डिफ़िकल्ट था। दिस इज़ नॉट एट ऑल एग्जैजरेशन। शी एग्जैजरेटेड द स्टोरी टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग है, या एब्सोल्युटली, है ना। जो राइटर्स होते हैं या जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, अगर वो अपनी बात को एग्जैजरेट ना करें, उसमें पूरा मिर्च मसाला ना डालें, तो वो कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती है। तो लोग एग्जैजरेट करते हैं अगर वो लोगों को कॉमेडी करना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं। तो ठीक है जी, डन है। ओके, वैसे तो एग्जैजरेट हमारा वर्ब हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया, ये वर्ब ही है, एग्जैजरेटिंग, बढ़ा रहा है, ये वर्ब हो गया। और हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर ING है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, मतलब कोई चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपको। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, कंसर्न ही नहीं है कोई उस चीज़ से, कोई आपके इट्स ओके देख लेंगे, इतना भी शायद आप बोलें या ना बोलें। और यू डू नॉट केयर अबाउट समथिंग और समवन, है ना। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ कंसर्न है, लैक ऑफ केयर है। इनडिफरेंस का मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एकदम कोई फीलिंग ही नहीं आई आपको। एग्जैजरेट तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप तो कुछ हूँ हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, है ना। जैसे द मैनेजर ट्रीटेड द कंप्लेंट विद इनडिफरेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैनेजर है उसने कंप्लेंट को किस तरीके से ट्रीट किया? अरे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी कंप्लेंट तो मेरी रोज़ होती रहती हैं, इनको इतना चिंता लूँगा तो मेन काम कब होगा। तो उसने कंप्लेंट को एकदम इनडिफरेंस के साथ देखा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या छोड़ना। शी शोड इनकम्प्लीट इंडिफरेंस टू देयर क्रिटिसिज्म, ये भी ठीक बात है, बट हमेशा अगर हम क्रिटिसिज्म को इंडिफरेंस ले लेंगे तो फिर हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, कब कोई बकबक कर रहा है तो उस चीज़ को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, बट नॉट ऑलवेज। तो इसके सिनोनिम्स हो गए, अपैथी मीन्स कोई फीलिंग ही नहीं है आपको, यू आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, डिटैचमेंट हो गया, उस चीज़ से अब कोई फील ही नहीं है, आप अटैच ही नहीं हो रहे उस चीज़ से, डिसरिगार्ड, आपने उसको एकदम ऐसे इग्नोर कर दिया, आपने दरकिनार कर दिया। सो इनडिफरेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, मीन्स कोई भी आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, या आप उसको कोई भी अटेंशन ही पे नहीं कर रहे हैं, आपने उसको जस्ट इग्नोर कर दिया, भाई तू जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैनेजर ने कंप्लेंट को कैसे ट्रीट किया? इनडिफरेंस के साथ में, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया उस पर। नेक्स्ट क्या हमारा? क्वर्क। क्वर्क का मतलब होता है आपकी हाँ पैक्यूलियरिटी। पैक्यूलियरिटी का मतलब जो थोड़ी स्ट्रेंज हैबिट्स होती हैं ना, a small unusual or peculiar habit, behavior or characteristic of a person that makes them different from others। मतलब कि हमारी ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं, कुछ अनयूजुअल होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती हैं, कुछ डिफरेंट जो हमारी हैबिट्स होती हैं ना, जो हर एक व्यक्ति को डिफरेंट बना देती है। जैसे कि किसी की हैबिट होती है कि वो बैठे बैठे ही सो सकते हैं, है ना। सो वो उनका हर को भाई, हम जनरल लोग जो हैं वो बैठे बैठे नहीं सो सकते, वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। हाँ, नैप ले लेना अलग बात है, बट पूरी रात अगर आप बैठे बैठे अपनी नींद पूरी कर लो तो ये भी अपने आप में टैलेंट है, तो ये भी आपका हो सकता है ना। सो वन ऑफ हिज क्वर्क इज़ लाफिंग व्हेन ही इज़ नर्वस। ऐसे होता है ना लोगों का कि जब वो नर्वस हो रहे होते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं, तो ये भी एक थोड़ा क्या बोल सकते हैं, ये अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है ये, है। नर्वस होने में आप हंसने लग गए, या सीरियस सिचुएशन में हम क्या होना चाहिए, वो हंसने लग गया, ठीक है। तो ऐसी अगर किसी के अंदर ऐसी चीज़ है तो वो क्या हो गई? वो क्वर्क हो गई, वो स्मॉल अनयूजुअल पेक्यूलियर हैबिट है, मतलब थोड़ी स्ट्रेंज हैबिट है, ऑडिटी है, मतलब नॉर्मल नहीं है ना। नर्वस होंगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, बट आप ही करके हंस रहे हैं तो कहेंगे पागल है क्या, है ना। पेक्यूलियर मतलब पेक्यूलियरिटी मतलब थोड़ा अबनॉर्मल वाला, मतलब डिफरेंट हो गया। इट्स नॉट अबनॉर्मल, इट्स अनयूजुअल। रादर देन सेइंग अबनॉर्मल वी शुड से इट इज़ अनयूजुअल। Like people generally don't laugh when they are nervous. Eccentricity का मतलब भी हो गया you are unusual, you have unusual characteristic and features. That is the same synonym is idiosyncrasy. His strange quirk is counting the steps whenever he climbs stairs. ऐसे कुछ लोग होते होंगे भाई, जब भी वो स्टेप्स पे, मतलब जब भी वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो सीढ़ियों को गिनने लग जाते हैं। ओ वहाँ पे तो 12 सीढ़ी थी, ओ उस पर 36 सीढ़ी थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है। डन है जी। क्लीन चिट हो गई हमारी वोकैबुलरी, क्लीन चिट। अब हम करेंगे आर्टिकल। मैं आपको इस वाले आर्टिकल के लिए पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप इस आर्टिकल को सेल्फ रीड ज़रूर करेंगे PDF के थ्रू, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज है यहाँ पे, जो कि सेल्फ रीडिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू कर देते हैं। जो लोग अभी रीड करने वाले हैं तो वो चाहें तो वीडियो पॉज करके रीड कर लो, फिर मेरे साथ पढ़ लेना। मच ऑफ हु वी आर, आर हैबिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ब्लाइंड स्पॉट्स रिमेन्स इनविजिबल टू अस। आपको पता है इसी एक सेंटेंस के थ्रू इतनी सारी ग्रामर मेरे पास है बताने के लिए, बट हम रीडिंग सेक्शन की क्लास है तो हम वहाँ पे अपने आप को रोकते हुए, बट हम थोड़ी सी बात फिर भी हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। मच ऑफ हु वी आर, क्योंकि आपके ब्रेन में
आपको इसका ट्रांसलेशन छोड़ो, समझना छोड़ो, बट एक जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, वी मतलब हम तो मतलब गिने जा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और काउंटेबल के लिए तो हम लोग मैनी लगाते हैं। ये प्रॉब्लम आई है आपको। फिर यहाँ पे मच किस लिए लगाया हुआ है, क्योंकि मच को तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं। वी मतलब काउंटेबल हुआ, तो मच क्यों आया है, सी। अब इसको समझते हैं, मच ऑफ हु वी आर। यहाँ पे हु वी आर से मतलब क्या है, यहाँ पे इस पूरे का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारी आइडेंटिटी की, हमारी पर्सनालिटी की, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी की। तो मच ऑफ हु वी आर मतलब जो जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पर्सनालिटी है, मतलब एक। अब आपके दिमाग में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि मैम आइडेंटिटी तो आइडेंटिटीज़ भी होता है, पर्सनालिटीज़ भी होता है। तो पहले पर्सनालिटी देख लें। पर्सनालिटी आपका काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अनकाउंटेबल तब होता है जब आप, जैसे आप हैं तो आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी एक अपना व्यक्तित्व है, दिस इज़ अनकाउंटेबल, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ को मिला के जो टोटल पर्सनालिटी बनी है दैट इज़ अनकाउंटेबल। अब वहाँ पे हम पर्सनालिटीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब फेमस पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, तो वहाँ पे हमने वो लोगों को बोला है। बट जब हम पर्सनालिटी, मेरी यार इसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब आप मेरी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो, मेरे ओवरऑल मेरे फीचर्स की बात कर रहे हो, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो, मेरे फिज़िकल अपीयरेंस की बात कर रहे हो, मेरे मेंटल से लेके मेरी नॉलेज हो गई, सब चीज़ को मिला के जब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की हम बात करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होता है। सेम एज आइडेंटिटी हो गया, एक मेरी पहचान है वो अनकाउंटेबल, बट आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है रोल। जैसे कि आप टीचर, मुझे लोग पहचानते हैं टीचर के रूप में, वो अलग हो गया, वो आइडेंटिटीज़ रोल हो गया। अगर हम अपनी सिर्फ वो पर्सनालिटी के थ्रू हम अपने उसको देखें तो वहाँ पे ये अनकाउंटेबल है। सो मच ऑफ आर आइडेंटिटी, जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। पर्सनालिटी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल तो आप बस ऐसे लिख लो, अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसके व्यक्तित्व के बात कर रहे हैं, तो वो अनकाउंटेबल है। बट अगर हम पर्सनालिटीज़ मतलब अलग अलग लोगों के बात कर रहे हैं तो वो आपका काउंटेबल है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व, एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है यानी उसकी जो पर्सनालिटी होती है, तो पर्सनालिटी अनकाउंटेबल हो गई, इसीलिए यहाँ पे आया है मच। सो ज़्यादातर जो हमारी अपनी गुण होते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, जैसे कि हमारे हैबिट्स हो गई, हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए, मीन्स हम कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब कहना कुछ और करना कुछ और जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं। सो मच ऑफ हु वी आर मतलब ज़्यादातर जो हम हैं, मतलब जो ज़्यादातर हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमसे इनविजिबल रहती है, मीन्स हम अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को तो हमारे अंदर वो इनविजिबल रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब लगाई है वो रिमेन्स लगाई है मच के अकॉर्डिंग। मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब क्या लगाई है, आपकी सिंगुलर, क्योंकि हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ज़्यादातर जो हम हैं ना, ज़्यादातर जो हम हैं वो हमारी जो व्यक्तित्व होता है वो हमको अपनी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, हमें खुद के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है, तो वो हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो हमसे ही क्या रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं। From private quirk to patterns in public life, recognizing them is the first step toward understanding and change. फ्रॉम आप जानते हैं ये आपका रेंज दिखा रहा होता है, फ्रॉम से लेके टू का पेयर बनता है। तो हमारी प्राइवेट मतलब जो नॉर्मल माइनर जो हमारा बिहेवियर होता है उससे लेके एक पब्लिक पैटर्न तक, पब्लिक बिहेवियर तक, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको अंडरस्टैंड करना, पहले उसको अवेयर करना। मुझे याद है हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास मतलब हमने की थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही, तो उसमें हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका सबसे पहला रोल यही आता है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करना।
है ना. एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अपने आप को समझने में और फिर चीज़ों को चेंज करने में. जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम चेंज नहीं कर सकते. A man cannot see his own back and he cannot hear himself snoring. These harmless physical limitations, often joked about, point to something deeper about human nature. आ मैन का मतलब देखो, एक चीज़ याद रखनी है. मैन का मतलब एक तो पुरुष होता है ना, जो हम फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन की बात करते हैं, तो मैन का मतलब एक पुरुष के हो गई. और मैन का मतलब व्यक्ति भी होता है. जैसे आप एक व्यक्ति हैं, जेंडर के इररेस्पेक्टिव फिर वहाँ पे हम मैन वर्ड यूज़ करते हैं. यहाँ पे ये व्यक्ति से है, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन है और एक आदमी भी ह्यूमन है, बच्चा भी ह्यूमन है, लेडी भी ह्यूमन के कैरेक्टर में, बूढ़ा भी ह्यूमन हो गया. तो वहाँ पे मैन का मतलब यहाँ पे वन से हो गया है. ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैन का मतलब समय हमेशा जेंडर को डिफाइन कर रहा होता है. नहीं, मैन का मतलब व्यक्ति भी होता है. यहाँ पे वही है अब मैन, क्योंकि अब आप ऐसा सोचो ना यार, क्या मतलब जो पुरुष होता है, मतलब जो आदमी अगर हम बोलें, सिर्फ उसको अपनी अपनी बैक नहीं दिखाई देगी. मतलब महिलाएं अपनी बैक देख लेती हैं, वो मुड़ के उनकी गर्दन क्या 360 डिग्री घूम जाती है. हम सोच सकते हैं ना, हम कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे जब हम समझेंगे कि यहाँ पे मैन का मतलब जनरल बात हो रहा है कि वो जेंडर की बात हो रही है. तो यहाँ पे जनरल की बात हो रही है, बट क्योंकि अब डिफाइन तो करना पड़ेगा, तो अब हमें यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे. बट ये मैन क्या है, यहाँ पे जनरल की बात है, ना कि यहाँ पे जेंडर की स्पेसिफिक की बात है. आदमी को नहीं दिखेगा, बच्चे अपनी गर्दन घुमा के देख लेंगे, बुढ़ों अपनी गर्दन घुमा के देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है. तो इसीलिए ना हमको अपनी मतलब इसको ट्रांसलेट नहीं करना, हमें अपने आप को पुश करना है एक स्टेप आगे कि हम और अच्छा क्या सीख सकते हैं. सो अ मैन कैन नॉट सी हिज ओन बैक. एक व्यक्ति जो है वो अपनी खुद की कमर नहीं देख सकता. बात सही है ना, हम नहीं देख सकते अपनी बैक को एरिया को. हम अपने आप को ही क्या बोलते हैं, स्नोर करना मतलब खर्राटे लेना, हम अपने खुद के खर्राटे नहीं सुन सकते हैं. तो ये कुछ हार्मलेस फिजिकल लिमिटेशंस हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाली फिजिकल लिमिटेशन है, जिनके बारे में अक्सर जोक किया जाता है. लेकिन ये पॉइंट करती है ऐसी कुछ चीज़ों को जो कि बहुत डीपर है ह्यूमन नेचर के बारे में. मच ऑफ वॉट डिफाइंस अस, आर हैबिट्स, टोन्स, कॉन्ट्राडिक्शन एंड स्मॉल हिपोक्रेसीज लाइज जस्ट आउटसाइड आर फील्ड ऑफ विजन. अब देखो, अब ये तो ठीक है कि हम अपनी कमर नहीं देख सकते, अपने आप को हम क्या बोल रही थी जस्ट मैंने भी, स्नोरिंग को खर्राटे लेते हुए नहीं सुन सकते. ये तो हार्मलेस चीज़ें हैं. लेकिन मच ऑफ वॉट डिफाइन अस, हमको क्या चीज़ें हैं जो हमें डिफाइन करती हैं. हमारी आदतें हमको डिफाइन करती हैं, हम किस तरीके से बोलते हैं, हम अलग अलग सिचुएशन में हमारी टोन कैसी रहती है, हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, हमारी हैबिट्स क्या होती हैं, हमारी हिपोक्रेसीज, मतलब आपको ज्ञान में दे रही हूँ बट मैं खुद फॉलो नहीं कर रही हूँ. तो इन्हीं सब चीज़ें तो हमें डिफाइन करती हैं ना. तो ये सब चीज़ें भी हमारे विजन के फील्ड से बाहर रहती हैं. मतलब हमें ये अपनी खुद की चीज़ें नहीं दिखती हैं. हम खुद अपनी हैबिट्स को हम मतलब क्या बोलते हैं, हम ओवरलुक कर देते हैं, हम अपने टोन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी खुद की हिपोक्रेसीज को नहीं नोटिस करते हैं. तो ये सब चीज़ भी हमारे फील्ड ऑफ विजन से बाहर है. अब देखो यहाँ पे सेम एस यहाँ पे आया है, मच ऑफ वॉट डिफाइंस अस. अब ये वॉट का मतलब क्या हुआ, द थिंग दैट. वॉट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वॉट जब हम लगाते हैं तो फिर इसका मतलब ही होता है द थिंग दैट. जैसे मैं कह रही हूँ यू कैन बाय वॉट यू वॉन्ट, आपको जो चीज़ चाहिए, यू कैन बाय द थिंग दैट यू वॉन्ट, तो द थिंग दैट. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम चाहें तो वॉट को हटा के द थिंग दैट भी लगा सकते हैं. तो वॉट से पहले हम इनका एंटीसीडेंट यानी कि नाउन नहीं लगाते हैं, और वॉट का मतलब ही हो जाता है द थिंग दैट. ये रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, others notice them instantly, we discover them only when someone is honest or unkind enough to point them out. तो others जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है कि आपका प्रोनाउन है. ठीक है, अदर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, अदर बॉय. अदर्स क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन हो गया. अदर्स जो हैं इसको तुरंत नोटिस कर लेते हैं, इंस्टेंटली वो लोग नोटिस कर लेते हैं. वी डिस्कवर देम, हमको तभी पता चलता है जब कोई हमको सच्चाई के साथ में बताए कि भाई देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है,
या वो उतना अनकाइंड है कि वो हमारी कमियों को नोटिस करवा सके, तभी हम उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी दुनिया के ऊपर में रहता है, बस अपने ऊपर में हमारा कोई ध्यान नहीं रहता है। हमको लगता है अरे अपन तो भगवान है। ये जो परेशानी है, द ट्रबल इज़ नॉट दैट वी हैव ब्लाइंड स्पॉट्स, दिस दैट इज़ यूनिवर्सल। प्रॉब्लम ये है हाउ टची वी बिकम व्हेन दे आर एक्सपोज्ड। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे ये ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हमें हमारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। प्रॉब्लम ये है, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हमको बताए कि भाई देख तेरे में ये कमी है, अब हम उसको लेके ना बहुत टची बन जाते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय लड़ने लग जाते हैं। Tell someone that he snores loudly enough to keep others awake and the response is rarely a simple apology. आप किसी को बोलो कि भाई तुम ना खर्राटे लेते हो, है ना, और इतनी तेज तेज से खर्राटे लेते हो कि दूसरे लोग सो नहीं पाते हैं। अब देखना उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो एक सिंपल अपॉलॉजी नहीं होगा। मोर ऑफन, ज़्यादातर वो क्या होगा, पहले तो वो मना करेगा, इरिटेट हो जाएगा, या फिर वो काउंटर चार्ज करने लगेगा, बोलेगा भाई तू बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तू कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है, तुम भी तो घर्राटे लेते हो। वॉट शुड हैव बीन अ माइनर करेक्शन एस्केलेट्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट। तो अब वो जो एक माइनर करेक्शन होना चाहिए था, हाँ यार आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेडिकेशंस पे हूँ या मैं योगा वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ एक ये माइनर करेक्शन है, एक ऑब्जर्वेशन है, इसकी बजाय ये किस में बढ़ जाता है, एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। वी आर स्किल्ड, अच्छा इस वाले पे ना मैं अभी आती हूँ, पहले एक लाइन कंप्लीट कर लें। वी आर स्किल्ड एट स्पॉटिंग बायस इन अदर्स वाइल रिमेनिंग लार्जली ब्लाइंड टू आवर ओन। वी आर स्किल्ड मतलब वी आर गुड। स्किल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भाई हमारे अंदर उतने गुण हैं, हम अच्छे हैं, गुड हैं हम किसमें, हम दूसरों की बायसनेस को हम तुरंत पहचान लेंगे। देखो ये कितना अनफेयर बिहेव कर रहा है, देखो ये कितना गलत बिहेव कर रहा है, देखो ये कितना रॉन्ग है ना, उसकी हर चीज़ को हम नोटिस कर लेंगे इन अदर्स, दूसरों में, बल्कि जो हम वाइल रिमेनिंग लार्जली ब्लाइंड टू आवर ओन, लेकिन हम अपनी खुद की कमियों में हमको कोई दिखाई नहीं देता है। स्किल्ड जो है ये वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गुड लिखा, ठीक है। स्किल जो है ये आपका नाउन है, इसी का एडजेक्टिव बना है स्किल्ड। स्किल्ड एट डूइंग समथिंग, जैसे कि गुड है, ठीक है, डन है। सो दिस असिमेट्री, असिमेट्री का मतलब होता है आपका जब दो चीज़ों में बैलेंस ना हो, जैसे हमारे हाथ जो है ये सिमेट्री है, दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, सर्कल है उसको हमने सिमेट्री में काट दिया, मतलब एकदम इक्वली हमने उसको डिवाइड कर दिया। असिमेट्री मतलब जब उनके बीच में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो रही हैं। ये जो इम्बैलेंस मतलब एक तरफ में हम दूसरों की कमियां तो तुरंत नोटिस कर ले रहे हैं, बट अपने को लेके हमारी आंखों पे पट्टी लगी हुई है। ये एक्सप्लेन करता है हमारे एवरीडे के कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि किसी ने हमसे बोल दिया भाई तूने ये मिस्टेक की थी, अब उसी बात को हम झगड़ा करने लग जाएंगे, बल्कि ये सोचने की बजाय कि यस मेरी भी तो गलती हो सकती है। We consult an inner judge who is patient, sympathetic, and endlessly willing to accept explanation provided the defendant is ourselves. We consult an inner judge. इनर जज का मतलब क्या हुआ, अपनी इनर वॉइस को हम कंसल्ट करते हैं। हमारी इनर वॉइस जो है वो बहुत पेशेंट है, बहुत दयालु है और एंडलेसली हमारी एक्सप्लेनेशन को सुनती रहेगी। बट प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पे बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट का मतलब बशर्ते, लेकिन बस यही हो कि वो जो डिफेंडेंट है, जिसको हम डिफेंड कर रहे हैं, जिसको डिफेंडेंट कौन हुआ, जिसको डिफेंड किया जा रहा है वो हम खुद हैं। अगर हम अपनी ही एक्सप्लेनेशन अपने इनर जज को यानी अपने आप को बता रहे हैं, भाई देख मेरी गलती थोड़ी है, मैं लेट क्यों पहुंचा, क्योंकि भाई ट्रैफिक था, तो मैं लेट कहाँ पहुंचा, उसने मेरे को ऐसे बोला तो वैसे हुआ। हमारा जो अपना इनर जज है ना वो पूरा आराम से हमारी बातें सुनता रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे किसी दूसरे के लिए आ जाएगा तो हम क्विकली उसको हम जज कर देते हैं। व्हेन अदर्स बिहेव पुअरली वी इन्फर कैरेक्टर, when we do so we cite circumstances. When other behaves, when others, other plural हुआ ना, behave, when other behave poorly, behave how, poorly, poorly is your adjective, poor is your adverb, sorry this is your, मेरा ना मैं ज़्यादा एडवर्ब, बिहेव हाउ, हाउ का मतलब एडवर्ब हुआ, जो हाउ के आंसर देते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो
जब अदर गलत तरीके से बिहेव करते हैं तो हम उनके कैरेक्टर को जज कर लेते हैं, हम अच्छा इंसान नहीं है, ये बेकार इंसान है, ये गलत है, ये वो है। लेकिन जब हम भी वही करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, साइट मतलब मेंशन, हम क्या मेंशन करने लगते हैं, सर्कमस्टांसेस। मैं गलत नहीं हूँ, सिचुएशन गलत थी, मैंने काम खराब नहीं किया, सिचुएशन ने काम खराब किया। लेकिन जब वही चीज़ दूसरे व्यक्ति ने की तो हमने उसके कैरेक्टर पे बात उठा दी, हमने कहा इसका नेचर ही खराब है, ये तो व्यक्ति ही ऐसा है। बट जब हमसे वही सेम चीज़ हुई तो हमने कहा ओ मैंने नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, नहीं डार्लिंग आप ही ने किया। Self knowledge is difficult not because we are dishonest but because we are too close to ourselves. Absolutely, self knowledge इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है? इसलिए नहीं क्योंकि हम डिसऑनेस्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। हमें लगता है ओ मैंने कुछ नहीं किया, हम ऐसा सोचते ही नहीं है, अपने ऊपर तो बात आने ही नहीं देते ना, तो फिर बात आई नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सोचने का पॉइंट ही क्या है ना। फैमिलियरिटी ब्रीड्स अ काइंड ऑफ मॉरल नियर साइटेडनेस। फैमिलियरिटी मतलब अब हम अपने आप को लेके तो फैमिलियर है, मुझे तो पता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ब्रीड्स मतलब जन्म देना, क्रिएट करना। काइंड ऑफ मॉरल नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब जब आपको बस पास का दिखाई दे, दूर का ना दिखाई दे, है ना। नियर साइटेडनेस वही होगा ना, नियर मतलब पास का ही दिखाई दे रहा है ना। एक सेकेंड में थोड़ा कंफ्यूज हो गई, ये नियर हाँ वही तो मैंने सही बोला ना, बस आपको पास का दिखाई दे। मैंने कहा ना मेरे को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो गलत नहीं बोलने का है। नियर साइटेडनेस मतलब आपको बस पास का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो मायोपिया बोलेंगे ना फिर तो इसको। सो हमें बस अपनी चीज़ें दिख रही हैं, बट मतलब अब इस लाइन का मतलब थोड़ा और भी है, डिटेल में देखेंगे। आर इंटेंशंस लूम लार्ज बट आर इफेक्ट्स ऑन अदर्स फेड। ये लाइन का मतलब ये है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स अ काइंड ऑफ मॉरल नियर साइटेडनेस। आर इंटेंशंस लूम लार्ज, लूम मीन्स अपीयर, आर इफेक्ट ऑन अदर्स फेड मतलब हमें ना अपने इंटेंशन बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। मैंने कुछ किया क्योंकि मेरा इंटेंशन तो उसको फ़ायदा पहुंचाने का था, मैं तो उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे अच्छे सोचने में जो उसके ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ा है, जो उसके ऊपर में जो इम्पैक्ट हुआ है, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए हमारे इंटेंशंस मैटर करते हैं, लेकिन उन इंटेंशन की वजह से दूसरे को भैया वो मर जाए ना, तब भी हमको लगेगा मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था उसको नुकसान पहुंचाने का। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है फैमिलियरिटी क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक मॉरल नियर साइटेडनेस। हमें बस पास का दिखता है, अपने इंटेंशन दिखते हैं, हमारे इंटेंशन हमारे पास है, लेकिन उसके इफेक्ट दूसरों के ऊपर में क्या हुए हैं वो फेड हो जाते हैं, वो हमें दिखता ही नहीं है। ये पैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब जिस तरीके से ये लिखा गया है, जो इसमें लैंग्वेज को यूज़ किया गया, इट्स वेरी वेरी नाइस। आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, और डेफिनेटली इतना अच्छा आर्टिकल है, उसको कोई कैसे मिस कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती। वी रिमेंबर वॉट वी मेंट टू से नॉट हाउ इट साउंडेड, राइट, सही बात है ना। हम याद रखते हैं वॉट वी मेंट टू से, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, हमें ये नहीं, या हमें ये तो हम समझते ही नहीं है कि मैंने इसे कैसे साउंड किया, मतलब मैंने कैसे बोला उस चीज़ को। उसको बुरा लग सकता है, जो मेरे शब्द का, जो मैंने अपने वर्ड्स का यूसेज था, जो टोन का था वो एप्रोप्रिएट नहीं था। हम वो सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे, हमको भाई मैं तो ये कहना चाहता था। अब तुम्हारे कहने से कोई इंसान को भैया पूरा घाव हो जाए ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो अपने कहने पे ध्यान देंगे, कैसे कहा आपने, आप उस पर नोटिस करेंगे ही नहीं। We recall what we tried to do, not what we actually did. Absolutely. हम बस ये याद करते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं तो उसका भला चाहता था, मैंने तो उसको कभी बुरा चाहा ही नहीं। लेकिन भाई उसके भला चाहने में ही आपको उसने उसकी मौत के घाट उतार दिया, तो आप वो चीज़ कभी याद ही नहीं रखेंगे। This explains why patterns are easier for others to see than for us. मतलब इसीलिए यही चीज़ है जो एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको दूसरे लोग बहुत आसानी से नोटिस कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वही चीज़ें एकदम डिफ़िकल्ट हो जाती हैं।
एक सिंगल फॉरगॉटन प्रॉमिस इज़ एक्सक्यूजेबल, मतलब अगर आपने कोई प्रॉमिस किया और आप एक बार भूल गए तो ये इट्स ओके, ये इसको माफ़ किया जा सकता है. एक्सक्यूजेबल मतलब माफ़ करने के लायक है. अ सीरीज सजेस्ट इंडिफरेंस, लेकिन अगर यही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, सीरीज़ मतलब लगातार आप अपनी चीज़ों को भूल जा रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है कि भाई आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कोई केयर ही नहीं करते हैं. बट द कंक्लूजन फील्स अनफेयर इनवर्डली. लेकिन अब लोगों ने तो आपको समझ लिया कि ये बंदे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता. अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, इसने मेरे बारे में गलत सोच लिया. क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा हो कि आपको फ़र्क पड़े, बट आप बार बार सेम ही मिस्टेक कर रहे हैं. तो इनसाइड आपको लग रहा है कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, बट सामने वाला तो आपके एक्शंस को देखेगा ना कि आपके इंटेंशंस को. इंटेंशन अच्छा हो और आप उसको जान से मार दें तो ये क्या मतलब हुआ. ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है. To be told this form or pattern feels like an accusation even when it is merely observation. So अगर आप किसी को बोलेंगे भाई देखो तुमको तो हर बार कभी किसी के लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसको लगेगा कि आप उसको एक्यूज़ कर रहे हैं. आप एक्यूजेशन मीन्स आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ एक मियरली ऑब्जर्वेशन है. मुझे भाई फील हुआ कि मैंने तुम्हें 4 बार बोला है, तुम हर बार भूल जा रहे हो. आई थिंक कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बट उसको लगेगा यार तुम मेरे पे ये आरोप कैसे लगा सकते हो, जबकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं तुमको ऑब्जर्व की हूँ, तुमने ये काम किया है. लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम उसको फाइट बैक करेंगे, जो कि गलत है. Yet there is something quietly hopeful. Blind spots once acknowledged are among the few aspects of ourselves that we genuinely change. Absolutely. फिर भी कुछ चीज़ है जो होपफुल है कि जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, अगर हमने उसको एक बार एक्नॉलेज कर लिया, मतलब समझ लिया, पहचान लिया उसको, तो वो कुछ ऐसे पहलुओं में से हैं जिनको हम जेन्युइनली, हम इनको रियली हम उसको चेंज कर सकते हैं. आप देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है. व्हाट वी कैन नॉट सी कैन नॉट बी करेक्टेड. जिसको हम देख ही नहीं सकते, मतलब जिसको हम समझ ही नहीं रहे, जिसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे, जिसको हम नोटिस ही नहीं कर रहे, उसको हम करेक्ट कैसे करें. तो अगर आपको कोई बता रहा है, जैसे किसने बोला था कि अपने दोस्त से ज़्यादा करीब अपने दुश्मन को रखिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि निंदक जो होते हैं, दुश्मन नहीं, निंदक मतलब वो आपकी निंदा करता रहेगा. इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम ज़्यादा उसको नहीं कर लेना है कि अपना कॉन्फिडेंस ही डाउन कर देना, बट हाँ उसको देखना है कि भाई मतलब सही में मेरे से कोई गलती हो रही है, मैं कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ. वॉट वी रिलक्टेंटली रिकग्नाइज माइट स्टिल बी इम्प्रूव. मतलब भले ही हम रिलक्टेंटली मतलब हेजिटेट करते हुए हम बट उसको एक बार पहचान लेना, फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ है, इन लर्निंग टू ट्रीट अनकम्फर्टेबल फीडबैक नॉट एज एन अटैक बट एज अ मिरर. डिफ़िकल्टी वहाँ आती है जब हमसे कोई हमें फीडबैक दे रहा है, वो फीडबैक कैसा है, अनकम्फर्टेबल है, मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो हमको तो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे थॉट्स हैं, बट वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मैच कर पा रहे हैं. तो हम उसको नॉट एज एन अटैक बट एज अ मिरर, मतलब हाँ हम उसको अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से लें, ना कि हम उसको अटैक करने के पर्सपेक्टिव से. यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है, परहैप्स, शायद. विजडम मतलब जो रियल आपका जो क्या, विजडम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान जो है वो तब शुरू होता है विद अ मॉडेस्ट एडमिशन. मतलब जब हम ये बहुत हम्बल तरीके से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं दैट वी ऑल आर वॉकिंग अराउंड विद अनसीन बैग्स एंड अनहर्ड नॉइस इंसिस्टिंग ऑफन लाउडली दैट वी डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब कि दैट दे डू नॉट एक्स. हाँ परहैप्स मतलब रियल विजडम वहाँ से शुरू होता है जब हम इन रियल ये चीज़ को एडमिशन मीन्स उसको हम स्वीकार करें कि हम सब जो लोग हैं ना, हम सब अपने ऐसे ट्रेट्स के साथ में हैं जो कि हमें नहीं पता है, और हम डेफिनेटली परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं. सो अगर कोई हमको अनकंफर्टेबल फीडबैक दे रहा है तो हमें उसको अटैक नहीं बल्कि उसको एक रिफ्लेक्शन की तरह, एक मिरर की तरह उसको लेना चाहिए. हम अब हमारे जो नॉइस है, मतलब जो हमारी अपनी जो आवाज़ है वो अनहर्ड है, जो हमें नहीं सुनाई दे रही है, सो दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट. और हम इंसिस्ट करते रहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बट इन रियल में प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मेक आवर सेल्फ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग.
सो येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट, मतलब पता है आपको, लोग ना गलती करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, या हमें हमेशा अपने इंटेंशन पे फोकस करते हैं, एक्शन पे नहीं। आपके इंटेंशन ऑब्वियसली प्योर हैं, बट अगर आपके इंटेंशन के चक्कर में किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया तो आप इंटेंशन का क्या ढिंडोरा पीटते रहोगे। तो आपके इंटेंशन के साथ आपके एक्शंस भी सही होने चाहिए। सो आई रियली लाइक दिस पैसेज, और इसकी राइटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छे सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया था, लिखने का जो स्ट्रक्चर था दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। सो प्लीज़ डू रीड इट बाय योर सेल्फ, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और क्लास कैसी लगी, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या आपके अंदर कमियां हैं जिनको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ये भी चलो मुझे कमेंट में बताना। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय एवरीबडी।